पूरा कॉन्सेंट्रेट चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative field. Electric field is a conservative field. अब ये कंजर्वेटिव फील्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल भी तुम लोग एक सरफेस पे खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को तुम्हें नीचे से ऊपर की तरफ फेंकना है, ऊपर की तरफ। तो क्या तुम्हें बॉल को एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? यस सर, देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे तो बॉल ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते बॉल हमेशा के लिए ऊपर जाएगा कि उसकी वेलोसिटी कम होते होते कभी ना कभी जीरो होगी? वेलोसिटी कम होगी सर। कम होगी यस सर, जीरो। जीरो होने के बाद वापस कहाँ आएगा? नीचे। नीचे। तो क्या हमने ऊपर से एनर्जी दी थी उसको नीचे आने के लिए? नहीं नो सर। सर। इसका मतलब हमने, अगर बॉल वापस तुम्हारे हाथ में आ जाता है तो नीचे से ऊपर जाते वक्त उसको एनर्जी हमको देनी पड़ी, लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त हमें किसी भी टाइप की एनर्जी देनी नहीं पड़ी, उल्टा हमें एनर्जी मिली। मतलब जब किसी भी क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म, अगर क्लोज्ड पाथ में एक साइड में एनर्जी नेगेटिव हो रही है तो दूसरी साइड में अगर एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फील्ड। तो तुम्हारा एग्जांपल पे ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फील्ड है। एक साइड के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी साइड तुम्हें एनर्जी मिलेगी। क्लियर? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कंजर्वेटिव है? समझो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, अगर दोनों साथ में पड़े हैं, इनको अगर दूर करना हो तो क्या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? यस सर। देनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर इनको पास में लाना हो तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट हो जाए। मतलब एक साइड में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, एक साइड में एनर्जी नहीं देनी पड़ती, यानी हमको मिलती है। ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। क्यों नॉन कंजर्वेटिव? तुम अपनी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाओ तो तुम्हें फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर वहां से वापस आओ तो भी तुम्हें फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तुम चल के जाते हो तो तुम्हें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, अगर तुम वापस आते हो तो भी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, अपने आप तुम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सी फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ में आई बेटा? यस हाँ सर। सर। मतलब यस सर। साइड से तुम्हें ही एनर्जी देनी पड़े, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। एक कंजर्वेटिव मतलब जिसमें एक साइड एनर्जी देनी पड़ती है, एक साइड मिलती है। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड में होता क्या है? द वर्क डन टू मूव a charge in electric field on a closed path is always zero. Always zero. मतलब जो वर्क डन होता है, वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। पढ़ा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। एफ क्यू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, क्यू ई डॉट डी आर, और वो क्लोज्ड पाथ पे है। तो क्लोज्ड पाथ का वर्क डन हमेशा कितना होता है? जीरो। ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ना, इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। और क्लोज्ड पाथ का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पे वहीं पे खत्म। ये तो हो गया क्लोज्ड पाथ। समझ में आई सबको बात? हाँ सर। लेकिन अगर क्लोज्ड यस पाथ सर। यस सर। अगर क्लोज्ड पाथ नहीं है तो क्या होगा? पूरा ध्यान। द वर्क डन
to move a charge in an electric field is depends on initial and final position. It does not depends on its path. ये जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पूरा ध्यान। ये XY प्लेन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। अब XY प्लेन में समझो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, और यहाँ से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मान लो है RA, और A पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज पड़ा है स्मॉल q, कौन सा चार्ज पड़ा है, स्मॉल q। हमें इस चार्ज को A पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट है B, और B का जो वेक्टर है वो समझो है RB, ठीक है। Q चार्ज को A से B तक ले जाना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड Q का है, ठीक है, और स्मॉल q को A से B ले जाना है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी, A से B पे ले जाने में वर्क डन सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, A पे और B पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट पाथ इमेजिन करते हैं। समझो पहले हम A से ले जाते हैं C कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे C है, और C से बाद ले जाते हैं B, या फिर A से ले जाते हैं D, A से कहाँ ले जाते हैं D, और समझो D से ले जाते हैं B। समझ में आई बात? हाँ सर। दो पाथ है, Yes, एक sir. पाथ ACB और दूसरा पाथ है ADB। देखने से क्या लगता है कौन सा पाथ बड़ा है, ACB बड़ा है, ADB बड़ा है? ADB। ADB। नॉर्मल बात है। तो हम, लेकिन हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दोनों पाथ पे वर्क डन जो है वो तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, ये जो Q चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है बाहर की तरफ, वैसे तो सब जगह होगी लेकिन हम एक ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ भी 2-3 लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पूरा ध्यान, the work done to move a charge Q from A to B on a path ACB। अब पहले पाथ ACB की बात करते हैं, तो हम लोग लेंगे वर्क डन, तो W1 इक्वल्स टू लेंगे इंटीग्रेशन A से C QE डॉट dr प्लस C से B QE डॉट dr। पता चला ये? यहाँ तक कोई डाउट?
नो सर। दूसरी बात, ये ए है, वैसे यहाँ से यहाँ सी तक आर सी होगा और डी तक आर डी, तो यहाँ पे याद रखना आर ए इज इक्वल टू आर सी है और आर बी इज इक्वल टू आर डी है। ठीक है, ये बातें याद रख लेना। तो पहले वर्क डन हमें करना है ए। तो मैं पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ए डॉट में क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अब पहले ए से सी देखो, मुझे बता सकते हो ए से सी में डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ग्रीन लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस है ए से सी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, बता सकते हो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 90। 90। तो यहाँ पे डॉट में अगर 90 लिखे हम ए से सी क्यू ई डी आर कॉस 90 प्लस, अच्छा सी से बी में, तो सी से बी 180 डिग्री। पैरेलल है, तो ये बन जाएगा 0 डिग्री। पता चला सबको? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। यस सर। कॉस 90 क्या होता है? 0। 0 मतलब ये तो 0। नहीं लिखेंगे। फिर सी से बी में क्यू को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन सी से बी, क्यू तो बाहर निकाला, ई होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉस 0 1 हो जाता है इंटू डी आर। पता चला सबको इतना? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। क्यू सेम के सेम क्यू सेम, इंटीग्रेशन सी से बी 1 अपन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर एस टू माइनस 2। अब इंटीग्रेशन का रूल याद है? क्यू के क्यू आर एस टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय +1। कहां से कहां तक? सी से बी तक। पता चला? -2 यस। -1 वो बाहर आ जाएगा, तो W1 क्या बन जाएगा? माइनस क्यू के क्यू आर एस टू -1। पता चला सबको? आर एस टू -1 क्या होता है? 1/r। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू के क्यू 1/rb माइनस 1/rc। फिर उसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू 1/rc माइनस rb। पता चला उल्टा कैसे किया हमने? यस सर। लेकिन यहाँ पे rc इक्वल है ra के, तो ये बन जाएगा तुम्हारा के क्यू क्यू 1/ra माइनस 1/rb। ये मिल गई फर्स्ट इक्वेशन, ये W1 मिला। अब दूसरा पाथ लेंगे। Now work done on path ADB। कौन सा पाथ लेंगे? ADB। तो ADB में क्या लिखेंगे? W2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन A to D QE डॉट DR प्लस D to B। अच्छा, इसमें मुझे बताओ A से D में एंगल क्या आएगा? 0। 0। और B से D में, सॉरी D से B में 90। 90। पता चला 90 कैसे? यस सर। तो वो तो 0 यस सर। बचेगा। W2 इक्वल्स टू Q इंटीग्रेशन E की जगह के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर ए से D।
अच्छा, अब हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम पहले वाले इंटीग्रेशन का कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एक ही चीज बार बार रिपीट मत करना। पहले वाले का इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आया था, सेम रिजल्ट डालेंगे। जैसे यहाँ पे सी से बी था तो आंसर आया था आर सी माइनस आर बी, तो यहाँ पे ए से डी है तो आंसर क्या आएगा, के क्यू क्यू 1 आर ए माइनस 1/r/d। पता चला? ये करेंगे ऐसे ही Yes, जैसे Yes, sir. एज इट इज कॉपी, खाली सिंबल बदल जाएंगे। लेकिन हमने देखा आर डी इज इक्वल टू आर बी है यहाँ पे, तो W2 बन जाएगा के क्यू क्यू 1/r/a माइनस 1/r/b। क्लियर? तो ध्यान से देखो, W1 और W2 सेम आ गए। Yes, हाँ, sir. तो ये क्या प्रूव करता है? Does not depend on path. वेरी गुड, वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ। लिख लो फास्ट, लिख के मैसेज करो फास्ट।